हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पे उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया जा रहा था, जो सॉल्व पेपर में दिया हुआ है। तो दोस्तों, अभी तक 6 पार्ट इसके आ चुके हैं। 2022 के 3 पार्ट, 2021 के 3 पार्ट, अब 2020 के 3 पार्ट आएंगे, जिसमें पहला पार्ट अब शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं 2020 का पहला पार्ट, जीएस फर्स्ट उत्तर प्रदेश पीसीएस 2020। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, इसमें वही क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं जो लगभग हर साल आते हैं, उसमें रिलेटेड या तो आते हैं। वो क्वेश्चन नहीं है जो कि एक बार कभी पूछ लिए गए, वैसे क्वेश्चन नहीं पढ़ाए जा रहे हैं इस पर। और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन शायद उसको लीव कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि वो ईयर बाय ईयर इम्पोर्टेंट होते हैं, हर साल इम्पोर्टेंट नहीं होते। फिर भी एक मैंने 2020 वाले में सोचा है कि आपको दिखा दें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उस साल के। तो आपकी करंट अफेयर भी लिया हमने, इसमें कैसे आते हैं ये पता चल जाएगा। वो क्वेश्चन तो आएगा नहीं अब कभी, लेकिन जीएस में जैसे भूगोल, इतिहास, विज्ञान, अर्थशास्त्र जो है, इसमें से सारा क्वेश्चन लगभग मिक्स करके आ जाता है किसी न किसी साल। तो शुरू करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? ऑप्शन देखते हैं। ए माधव स्वरूप वत्स, बी एस डी संकालिया, सी बी एस वांकर, डी बी एन मिश्रा। तो ऑप्शन इसका सी है, बी एस वांकर। आगे देखें। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकड़ भारत के प्रमुख पुरातत्वविद थे। उन्होंने भोपाल के निकट भीमबेटका गुफा के प्राचीन शिला चित्रों का अन्वेषण किया और उसके प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था। आगे देखें। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 की है हड़प्पा स्थल और क्षेत्र, भारत का वो कौन सा क्षेत्र है, वहाँ से संघ राज क्षेत्र जो भी है। ऑप्शन ए बालू, जिसके सामने उत्तर प्रदेश दिया, हमको मिलाना है इसमें कौन सा सही है। मांडा, जिसके सामने जम्मू कश्मीर दिया है। पाडरी, जिसके सामने हरियाणा दिया है। हुलास, जिसके सामने गुजरात दिया है। तो हमको आंसर देखना होगा। तो आंसर यहाँ पे डी है। डी का देखें, ए का 3, मतलब बालू हरियाणा में है। मांडा बी, बी का 2 जम्मू कश्मीर में मांडा। पाडरी हरियाणा 4, पाडरी गुजरात में है, हुलास हरियाणा में है। तो ये आंसर डी सही है। यहाँ देख लेते हैं। बालू हरियाणा, मांडा जम्मू एवं कश्मीर। ऐसे क्वेश्चन हर साल आते हैं। पाडरी गुजरात, हुलास उत्तर प्रदेश। डी सही सुमिलित है। उत्तर प्रदेश तो कहीं दिया, अच्छा हाँ 1 उत्तर प्रदेश है, 1 उत्तर प्रदेश है। फिर से देख लेते हैं। बालू हरियाणा, मांडा जम्मू एंड कश्मीर, पाडरी गुजरात, हुलास उत्तर प्रदेश। आगे देखें। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर निकालिए। ये है सूची 1 सूची 2। सिंध घाटी सभ्यता, चारागाह। उत्तर वैदिक समाज, जमींदारी। ऋग्वैदिक समाज, कृषक। मध्यकाल, नागरी। अब इसमें देखते हैं कौन सा कूट किससे मिलता है। तो डी सही है। इसमें देखेंगे ए का 4, मतलब सिंध घाटी सभ्यता नगरीय थी, बिल्कुल सही है। वहाँ का जल निकास, सड़कें सब चौकोर पे गाड़ती थी, तो नगरीय थी। ए का क्या है 4। बी का उत्तर वैदिक समाज क्या था, तो कृषक था। उत्तर वैदिक समाज कृषक था। सी ऋग्वैदिक समाज क्या था, तो चारागाह। मध्यकाल समाज क्या था, डी तो जमींदारी था, मध्यकाल में जमींदारी थी। आगे देखें। ये देखिए, सिंध घाटी सभ्यता नगरी, उत्तर वैदिक समाज कृषक, ऋग्वैदिक काल चारागाह और मध्यकाल जमींदारी। आगे देखें। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। महाजनपद, राजधानी। मत्स्य, मथुरा। कुरु, पोतन, सूरसेन, विराटनगर, अस्मक, इंद्रप्रस्थ।
तो कुछ चीज़ें तो मिल जाएंगी। अब मत्स्य देखें, मत्स्य का विराटनगर होगा, मत्स्य का विराटनगर, या हम कुरु से देखते मिलाते मिल जाता है। कुरु का इंद्रप्रस्थ है 4, बी का 4 है कहीं, बी का 4 देखो आसानी से मिल गया यहाँ पे। बी का 4 एक जगह है केवल, इसमें कहीं भी देखो आप बी में 4 नहीं सॉरी बी में 4 दो जगह है, बी में 4 इसमें और इसमें। अब देखिए मत्स्य ए का 3, हमने बताया ना मत्स्य जो की राजधानी विराटनगर थी तो 3, यहाँ पे भी 3 था, थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन। सी सूरसेन, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी तो ये C1, हाँ यहाँ से पकड़ 3 अगर इसमें सही होता जिसका वो पकड़ लेता उस क्वेश्चन को, तो ये C है। अब यहाँ देखते हैं इसका व्याख्या। मत्स्य ऐसे 16 जनपद है, 16 जनपदों की राजधानी याद करनी पड़ेगी, हर साल ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछता है। ये 16 महाजनपद देखिए, मत्स्य का विराटनगर, कुरु का इंद्रप्रस्थ, सूरसेन का मथुरा, अस्मक का पोतन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा जाता है? ऑप्शन ए वाकाटाक, बी इच्छावाकु, नंबर सी शक, नंबर डी खारवेल। तो इसको इच्छवाकु को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है। देखें यहाँ पे व्याख्या, इच्छवाकु वंश का संस्थापक श्री शांत मूल था। इस वंश के शासक महा तलवार की उपाधि धारण करते थे। इन्हें पुराणों में श्री पर्वतीय तथा आंध्रनिवृत्त कहा गया है। इच्छाकुओं का शासन कृष्णा गंटूर क्षेत्र में, मतलब ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र था, गंटूर क्षेत्र में था। ये सातवाहनों के सामंत थे। इक्ष्वाकु शासक अपने को अयोध्या के शासकों का वंशज कहते थे। इस वंश की विशेषता थी कि इक्ष्वाकु को शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, किंतु इनकी रानियों का झुकाव बौद्ध धर्म के प्रति था। ये विशेषता थी। आगे देखें, मौर्य काल के एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए माप और तौल, ऑप्शन बी प्रशासन प्रबंधन, ऑप्शन सी मार्ग निर्माण, ऑप्शन डी राज प्रबंधन। तो मार्ग निर्माण से संबंधित थे। देखें व्याख्या, मौर्य काल में जिले के प्रमुख अरब आहारपति था, जिसे मेगस्थनीज ने एग्रोनोमोई कहा था। यह सड़क निर्माण एवं यातायात व्यवस्था का भी प्रमुख अधिकारी था। मापतौल के अधिकारी को पौताध्यक्ष तथा राजस्व प्रबंध के अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता है। समाहर्ता बिहार में डीएम को भी कहा जाता है, क्योंकि राजस्व का सबसे बड़ा अधिकारी डीएम होता है जिले का, और वहाँ उप जिला अधिकारी को उप समाहर्ता कहा जाता है। आगे देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। अब आगे देखें क्या कहा गया। सब क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, कथन वाले क्वेश्चन नहीं लिया हमने, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, कहीं इधर उधर हुआ तो गलत हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, इसमें शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान। तो डी सही नहीं है। इसकी व्याख्या देखें, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली। इनका मकबरा है। दरगाह, अच्छा दरगाह स्पष्ट है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह मुल्तान में ना होकर दिल्ली में, वही दरगाह मकबरा। आगे देखिए, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया था, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अबुल हसन कुतुब शाह, ऑप्शन बी सिकंदर आदिल शाह, ऑप्शन सी अली आदिल शाह सेकेंड, ऑप्शन डी शाइस्ता खां। तो ऑप्शन ए सही है, अबुल हसन कुतुब शाह। व्याख्या देखें,
हैदराबाद के कुतुब शाही राज में अबुल हसन कुतुब शाह अपने वंश का 8वां एवं अंतिम शासक था। इसका शासन काल सन 1672 से लेकर 1687 ईस्वी तक था। अबुल हसन कुतुब शाह द्वारा मुगलों को कर देने से मना कर देने के कारण औरंगजेब ने 1687 में गोलकुंडा किले पर अधिकार कर लिया था। आगे देखें क्वेश्चन 11। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही है। लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। ऑप्शन ये एक है, कथन 1। कथन 2 है, अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। अब देखना कौन सा सही है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन 1 केवल एक सही, बी केवल 2 सही, सी ए बी दोनों सही, डी ए ना तो ए सही ना तो बी सही। तो आंसर सी है, ए बी दोनों सही है। व्याख्या देखें। अबुल फजल के अनुसार अकबर मध्यकालीन भारत का पहला शासक था जिसने विवाह की उम्र निर्धारित करने का प्रयास किया था। अकबर ने लड़के की विवाह की उम्र 16 वर्ष एवं लड़की की शादी की उम्र 14 वर्ष निर्धारित किया था। इसने बाल विवाह रोकने के लिए तुरबेग नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। अकबर ने विवाह के लिए माता पिता की स्वीकारोक्ति के साथ दूल्हा एवं दुल्हन की आपसी सहमति आवश्यक बना दिया था। अंतर्जातीय विवाह को मान्यता दी तथा कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया था। अकबर ने 1587 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दिया था। इसने बहुपत्नी विवाह की प्रथा को भी अस्वीकृत कर दिया। ऑप्शन देखें। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। अधिकारी कर्तव्य। दीवान-ए-तन कार्यालय को संभालने के लिए मुस्ताफ़ी प्रमुख घटनाओं में फरमानों को सूचीबद्ध करना, मुशारिफ जागीर व वेतनों को देखना, डी वाक्यान्वित राज आय व्यय का निरीक्षण करना। देखते हैं ऑप्शन बी सही है। देखते हैं कौन कौन है। दीवान-ए-तन जागीर एवं वेतन को देखना, मुस्तारफी राज के आय व्यय की निरीक्षण करना, मुशारिफ कार्यालय को संभालने के लिए वाक्यान्वित प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना। आगे देखें। निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजब वाह को पुनर्जीवित करके किया गया? देखते हैं। ऑप्शन ए शेखनूनी, बी शाहाब नहर, ऑप्शन सी नहर ए बिहिसित, ऑप्शन डी नहर ए आगरा। तो ऑप्शन बी सही है, साहब नहर। मुगल कालीन साहब नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजवाहा को पुनर्जीवित करके किया गया था। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन किताबे नौशर नामक पुस्तक का लेखक है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ऑप्शन बी आदिल शाह, ऑप्शन सी कुली कुतुब शाह, ऑप्शन डी अकबर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन है इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड। व्याख्या देखें। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर सुल्तान के आदिल शाही वंश का सुल्तान था। उन्होंने संगीत के माध्यम से शिया और सुन्नियों के बीच तथा हिंदू और मुसलमानों के बीच सांस्कृतिक सद्भाव बनाने की कोशिश किया। इन्होंने हिंदू देवी देवताओं सरस्वती और गणेश के सम्मान में गाने गाए और तैयार किए। इन्होंने दक्खनी भाषा में किताब ए नौ रसों को पुस्तक नामक एक किताब लिखा। आगे देखें ऑप्शन। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए जजमानी उत्तर भारत, बाराबलूट कर्नाटक, इधर आ गया मिरासिस महाराष्ट्र, अडाणे
तमिलनाडु। तो ऑप्शन बी सही है। जजमानी उत्तर भारत में था, बाराबलूट महाराष्ट्र में था, मिरासी कर्नाटक में, अडाडे तमिलनाडु में। देखिए आगे, निम्नलिखित ग्रंथों पे विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आगे देखिए, ऑप्शन ए 1 नंबर पे फतवा ए जहादारी, 2 पृथ्वीराज रासो, 3 किताब उल हिंद, 4 तबाकत नाशिरी। तो इसको हम लोग मिलाएंगे, ऑप्शन डी सही है। देखिए कालक्रम के अनुसार लेखक का ग्रंथ, किताब उल हिंद अलबरूनी महमूद गजनबी के समय में, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के समय में, तबकात नाशिरी मिनाउजुद्दीन सिराज गुलाम वंश का बलबन के समय में, फतवा जहादारी जियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज शाह तुगलक के समय में। अब देखें आधुनिक भारत, मुगल साम्राज्य का विघटन, यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ। एक्स ला सापेल 1748 को संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, गलत। 1748 अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, शायद नहीं। देखते हैं 17 ये 2 क्वेश्चन है, इसमें नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। 1 और 2, ओनली 2, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही ना तो 2, तो ऑप्शन सी सही है, दोनों सही है। देखिए, यूरोप के एक्स ला सापेल की संधि 1748 से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया, जिसके कारण कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 भी समाप्त हो गया। इस संधि से मद्रास अंग्रेजों को तथा अमेरिका में लुइसबर्ग फ्रांसीसियों को वापस मिल गया। इस तरह युद्ध के प्रथम दौर में दोनों दल बराबर रहे। आगे देखें, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड ऑकलैंड। तो ऑप्शन सी सही है। लेफ्ट डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स डलहौजी का था, इसी के अंतर्गत किया गया था, ऑप्शन सी में। देखिए व्याख्या, लॉर्ड डलहौजी 1848 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। लॉर्ड डलहौजी के समय में अंग्रेजों द्वारा प्राप्त की गई महत्वपूर्ण सफलताएं इस प्रकार थी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1849, महाराजा दिलीप सिंह को पेंशन दे दिया गया। लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर उस पर अधिकार कर लिया 1850 में। बघाट को भी इसने 1852 में अपने अधीन कर लिया था, सतारा को 1848 में। आगे देखें, लोबर बर्मा तथा पीगू का ब्रिटिश राज में विलय डलहौजी के समय में ही किया गया था। आगे देखें, निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो ये ऑप्शन ए नटराज, ऑप्शन बी हैदर अली, ऑप्शन सी देवराज, ऑप्शन डी चिक्का कृष्णराज। तो हैदर अली ने की थी। व्याख्या देखें, हैदर अली दक्षिण भारतीय मैसूर राज के सुल्तान थे। हैदर अली के समय में ही प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 प्रारंभ हुआ, जिसे हैदर अली को आंशिक सफलता प्राप्त हुई थी। इसे मद्रास की संधि कहते हैं, संधि हुई थी। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-1784 हैदर अली अंग्रेजों के मध्य हुआ था, जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। 1755 में ये मैंगलोर की संधि से खत्म हुई थी, 1784 वाली। और पहली जो 69 में हुई थी युद्ध समाप्त, ये मद्रास की संधि। ये क्रम भी याद रखें और समय भी याद रखें, उसके नाम से खत्म हुई थी। दूसरी श्रीरंगपट्टनम 1793 में। फिर चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया था। उस समय बेलजली गवर्नर जनरल था भारत का। आगे देखें, हैदर एवं अंग्रेज के मध्य हुआ था, जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। 1755 में हैदर अली ने फ्रांसीसियों की मदद से डिंडीगुल तमिलनाडु में आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था।
आगे देखें, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे कथन आर कहा गया है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। बिल्कुल सही है। आगे देखें, इसका कारण, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है। क्या है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, जिससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गया था। जैसे रैयतवाड़ी हो गई और महलवाड़ी हो गई, ये सब 3 टाइप के जो किए गए थे अलग ही। कोई उत्तर भारत में था तो कोई दक्षिण भारत में था, कोई बंगाल में था, तो इनके जिस हिसाब से व्यवस्था थी वैसे वैसे वर्ग बन गए थे। आगे देखिए व्याख्या, देखिए महलवाड़ी और रैयतवाड़ी। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, जैसे अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस आदि जगहों पे लागू की गई थी। अब देखें रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 से मद्रास, बम्बई और असम के कुछ भागों में लागू की गई थी। महलवाड़ी व्यवस्था ये आगरा, पंजाब, मध्य प्रांत में लागू हुआ था। यही कारण था कि भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। अतः स्पष्ट है कि कथन व कारण दोनों ही सही है। कारण आर, कथन आर की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सशस्त्र अधिनियम 1800, देखिए दोबारा क्वेश्चन पूछा गया, 22 में भी पूछा गया था, फिर पूछा गया। इसमें 2 क्वेश्चन सेम है, बाकी 2 ऑप्शन सेम है, बाकी अलग है। सशस्त्र अधिनियम 1876, पद अधिनियम 1878, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1861। अब मैं बताऊं तो भारतीय उच्च न्यायालय 1861 था, तो सी का अगर 4 किसी में होगा, सी का 4। ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर एक चीज़ भी आता तो यहाँ से पकड़ में, अगर किसी उच्च न्यायालय किसी ने पढ़ा होगा कि 1961 में अधिनियम बना था, 1962 में बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में 3 उच्च न्यायालय बने थे 1862 में, तो ये पकड़ लेता वहाँ से। सी का 4 देखो, भारतीय उच्च न्यायालय कहाँ, 1861 अधिनियम, मद्रास, बम्बई या कोलकाता में उच्च न्यायालय बना था, और 1866 में आगरा में बना था उच्च न्यायालय। यहाँ से भी पकड़ लेते हैं। फिर भी देखते हैं यहाँ व्याख्या। भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878, शाही पद अधिनियम 1876, अब भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 और उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। सशस्त्र 78 हुआ है और शाही पद 76, ये 2 याद करना पड़ेगा, आसपास का है। आगे देखें, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। देखें, ऑप्शन ए एम.के. गांधी, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं लिया था। व्याख्या देखें, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर से 1 दिसंबर दिसंबर 1931 में लंदन में हुआ था। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी MS राजपूताना, ये भी याद रखना पड़ेगा, राजपूताना से गए थे, नामक जहाज़ से 12 सितंबर को इंग्लैंड पहुंचे थे। वे कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। इस सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस कार्य समिति की एक और सदस्य सरोजिनी नायडू भी इसमें भाग लेने गई थी। इनके साथ ही एनी बेसेंट भी थी। इन्होंने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। मदन मोहन मालवीय राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। मदन मोहन मालवीय राष्ट्रवादी, ये नहीं गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखें, सूची 1 को सूची 2 को से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। क्या है, इसकी 2 बार पेज हो गया क्या, यहाँ पे मिलेगा हमको। हाँ, ये पुस्तक है, ये लेखक है राष्ट्रीय स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी।
गीता रहस्य, मौलाना अबुल कलाम, ए नेशन इन मेकिंग, लाला लाजपत राय, इंडिया विंग्स फ्रीडम, बाल गंगाधर तिलक। तो गीता रहस्य किसने लिखा था? तिलक जी ने लिखा था मांडला जेल में, बर्मा की जेल में लिखा था इन्होंने। तो अगर बी से हमको इजली पकड़ें, बी का 4 कहीं है, बी का 4। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे घेरे में आ रहे हैं। फिर देखें और कोई पकड़ में आ रहा, इंडिया विंग्स फ्रीडम, इंडिया विंग्स फ्रीडम किसका है ये? अच्छा देख लेते हैं, नीचे देखते हैं। द स्टोरी ऑफ द डिपोर्टेशन, लाला लाजपत राय, गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक, अ नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये कुछ पुस्तकें हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। आगे देखें, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा था? ऑप्शन ए BP वाडिया, ऑप्शन बी MN जोशी, ऑप्शन सी CF एंड्रूज, ऑप्शन डी जोसेफ बैप्टिस्ट। ऑप्शन व्याख्या देंगे। वर्ष 1919 के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के वाशिंगटन सम्मेलन में भारत सरकार द्वारा MN जोशी को मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार नदी नहीं है? हिमालय पार नदी है। हिमालय पार नदी के मतलब ये होता है कि हिमालय से पहले की नदी है और हिमालय को काट के ये बहती है, भारत में आती है। तो राजस्थान से निकलती है सतलज नदी तिब्बत के पास से, तो ये हिमालय को काट के आती है। तो ना तो झेलम है हिमालय पार नदी, ना तो गंगा है, ना तो रावी है। तो इसमें कौन है? सतलज है, जो हिमालय के पार से आती है। ब्रह्मपुत्र भी है, लेकिन इसमें ऑप्शन ब्रह्मपुत्र नहीं दिया, तो ये सतलज होगी। आगे देखें, सतलज उत्तर भारत में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। इस नदी का उद्गम हिमालय पार ट्रांस हिमालय से मानसरोवर के निकट राजस्थान से होता है। इसकी लंबाई 1450 किमी है। यह नदी भारत में हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में यह इसी नदी में भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। बांध के पीछे एक विशाल जलाशय का निर्माण किया गया, जो गोविंद सागर जलाशय के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। ये व्याख्या। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं, ये जनजाति है और ये लोकेशन है। आगामी नागालैंड, बीरहोर झारखंड, खस अरुणाचल प्रदेश, टोडा तमिलनाडु। सी सही नहीं है, खस अरुणाचल प्रदेश की नहीं है, उत्तराखंड की है। खस जनजाति का मूल निवास उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश में है। आगामी जनजाति नागालैंड में पाई जाती है। बीरहोर झारखंड में पाई जाने वाली जनजाति है, जबकि टोडा जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है। यह स्पष्ट है, ये नीलगिरी पर्वत पे, मतलब नीलगिरी पहाड़ पे निवास करती है टोडा जनजाति। सी सुमिलित नहीं। आगे देखें, दिए गए कूट एक को सुमिलित, एक दो को सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आगे देखें, साला झील अरुणाचल प्रदेश, बड़खल झील हरियाणा, लोकटक झील मणिपुर, कालीवैली झील तमिलनाडु। देखते हैं, ए सही ऑप्शन, एक का ए सही है, बी का 2 सही है, सी का 3 सही है, डी का 4 सही है। तो ऑप्शन 1 ही सही है। देखिए, साला झील अरुणाचल प्रदेश, बड़खला झील हरियाणा, लोकटक झील मणिपुर, लोकटक झील मणिपुर, लोकटक। सी का 3, सी का 3, सी का 3 गलत होने का चांस 50% था। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? ऑप्शन ए हिमाद्री श्रेणी, ऑप्शन बी अरावली श्रेणी, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी विंध्याचल श्रेणी। तो अरावली श्रेणी ये भी पुरानी श्रेणी है, और पश्चिमी घाट ये भी पुरानी श्रेणी है, और विंध्याचल ही पुरानी है। अवशिष्ट पर्वत है ये सब। हिमाद्री नया है। देखिए, हिमाद्री को महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह श्रेणी ट्रांस हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच स्थित है।
विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटियाँ इसी श्रेणी में होती हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नवीनतम श्रेणी के अंतर्गत आती है, मोड़दार या नवीन श्रेणी बोलते हैं उसको। आगे देखिए, कश्मीर घाटी स्थित है कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणी के मध्य। ऑप्शन बी, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत के मध्य। ऑप्शन सी, महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणी के मध्य। ऑप्शन डी, पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणी के मध्य। व्याख्या देखिए, कश्मीर घाटी दक्षिण भारत में पीर पंजाल रेंज और उत्तर पूर्व में मुख्य हिमाद्री पर्वत श्रृंखला से घिरी हुई है। यह लगभग 135 किलोमीटर लंबी और 32 किलोमीटर चौड़ी है। आगे देखें, ऑप्शन यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों के पश्चिम से पूर्व क्रम पर विचार कीजिए। पश्चिम से पूर्व में कौन सी नदी है? पहले चंबल मिलेगी, फिर सिंध मिलेगी, फिर बेतवा मिलेगी हमीरपुर में, फिर बांदा में केन मिलेगी। देखिए ऑप्शन नीचे दिए गए कोड को सही से चुनिए। 4 3 1 2। देखें 4 पहले कौन मिलेगी? 4 देखो, पहले चंबल मिलेगी, ये चंबल मिलती है इटावा के पास में। फिर बेतवा मिलती है हमीरपुर के पास में, सॉरी सिंध मिलती है हमीरपुर से पहले मिलती होगी, क्योंकि हमीरपुर में नहीं मिलती, हमीरपुर से पहले फिर सिंध मिलती है, जालौन वगैरह मिलती होगी चावरैया में। फिर उसके बाद में बेतवा मिलती है हमीरपुर में, केन मिलती है आपका बांदा में। आगे देखें, यमुनोत्री के निकट बंदरपुछ हिमनद से निकलती है एवं प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व का क्रम इस प्रकार है: चंबल, सिंध, बेतवा, केन। पूर्व से पश्चिम की सहायक नदियों का क्रम है हिडर, रिंद, सेंगर, अरुणा। आगे देखें, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ये पर्वत है, ये देश है: एटलस फ्रांस, स्पेन; किलिमंजारो इक्वाडोर, चिम्बाराजो तंजानिया। हाँ, तो ये था पर्वत, ये था देश। एटलस था स्पेन, फ्रांस; किलिमंजारो इक्वाडोर; चिम्बाराजो तंजानिया, अब पेरनिच, और इसको भी मोरक्को। तो हमको पता है किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में है, तो सी का 3 सही है, नहीं सॉरी बी का 3 सही है, बी का 3 सही है। और पेरनिच फ्रांस में है, तो बी का अगर 3 है, बी का 3 देखिए, बी का 3, तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन फंस रहा है, बी 3। लेकिन अगर हम देखें यहाँ से पेरनिच फ्रांस, डी का 1, कितना टफ क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा जाने के बाद भी नहीं मिल रहा। अब देखिए एटलस कहाँ है? एटलस इक्वाडोर में होगा, ए का 2, सॉरी नहीं, ए का 4, मोरक्को। एटलस मोरक्को, हाँ मोरक्को, ये भूमध्य सागर के ऊपर, सॉरी एटलस मोरक्को के पास में है। मोरक्को ये मारिटानिया वगैरह वहाँ पे है एटलस। तो ए का 4, तो 3 अगर हमें सही आता होगा तब ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, काफ़ी टफ क्वेश्चन है ये। तो ये सही। आगे देखें, एटलस मोरक्को, किलिमंजारो तंजानिया, चिम्बाराजो इक्वाडोर, पेरनिच फ्रांस स्पेन। आगे देखें, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है? देखिए ऑप्शन ए हालचू, ऑप्शन बी रेंगमा, ऑप्शन सी ओंजे, ऑप्शन डी सोमपेन। तो ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन बी है, मूल निवासी नहीं है रेंगमा। देखिए भारत के अंडमान निकोबार में जारवा, ओंजे, सोमपेन, सेंटिनलीज तथा हालचू जनजातियां पाई जाती हैं, जबकि रेंगमा जनजाति नागालैंड में पाई जाती है। आगे देखिए, खनिज शक्ति संसाधन एवं उद्योग व व्यापार। आगे देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक कथन को कथन ए तथा दूसरे कथन को आर कहा गया है। इसको छोड़ें, ये टफ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बार बार नहीं आते। एक इधर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खनिज है, उत्खनन है, शहर है, तांबा, चित्रदुर्ग,
लौह बेल्लारी, मैग्नीज, भीलवाड़ा, बॉक्साइट, कटनी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 3, ऑप्शन डी 2 और 4। तो ऑप्शन सी सही है, 1 और 3 सी उत्तर चुनिए। सुमेलित नहीं है तो मतलब एक सुमेलित नहीं, तांबा चित्रदुर्ग में नहीं है, मैग्नीज भीलवाड़ा में नहीं है। देखें व्याख्या। तांबा का उत्खनन राजस्थान के खेतड़ी, झुंझुनू आदि स्थानों से होता है। मैग्नीज का उत्खनन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा से होता है, जबकि चित्रदुर्ग एवं बेल्लारी कर्नाटक से लौह अयस्क का उत्खनन तथा कटनी, कोरापुट, बोलांगीर से बॉक्साइट का उत्खनन होता है। भीलवाड़ा तांबा उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखें। जलमंडल। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? फ्लोरिडा धारा, नंबर बी कनारी धारा, सी अगुलहास धारा, ऑप्शन डी क्यूराइल भाग धारा। तो ये क्यूराइल अगुलहास धारा जो है हिंद महासागर संबंधित है। आप देखेंगे मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में से धारा बहती है, उससे अगुलहास, एक गर्म धारा है अगुलहास धारा। इधर देखिए व्याख्या भी हो सकता है। महासागरीय धाराएं महासागरों में नवी प्रवाह के समान होती है। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल से के एक राशि के प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। ये ये मेंस में पूछा जाता है महासागरीय धाराएं, तो ये 2-3 लाइन रट लेंगे तो सही रहेगा। कहते हैं अगुलहास एक गर्म धारा है जो हिंद महासागर संबंधित है, जबकि कनारी धारा में फ्लोरिडा धारा अटलांटिक महासागर तथा क्यूराइल धारा प्रशांत महासागर की धारा है। और ये कनारी धारा जो ठंडी धारा है, और क्यूराइल धारा भी ठंडी धारा है, फ्लोरिडा धारा गर्म धारा है। आगे देखें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता बारंबार। ये देश का नाम है। बेगुओ ऑस्ट्रेलिया, हैरिकेन चीन, टाइफून फिलीपींस, विली विलिस संयुक्त राज्य अमेरिका। तो विली विलिस ऑस्ट्रेलिया में आता है। एका थ्री कौन है? फिलीपींस। बेगुओ फिलीपींस, ऑप्शन बी सही है। देखते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। बेगुओ फिलीपींस, हैरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका, टाइफून चीन और विली विलिस ऑस्ट्रेलिया। विली विलिस ऑस्ट्रेलिया, टाइफून चीन, हैरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 3 तो याद करना पड़ेगा। ये हैरिकेन आता है कैरिबियन सागर में। आगे देखें। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है, किसके लिए? ऑप्शन ए रबड़ उत्पादन के लिए, नहीं। ऑप्शन बी चाय उत्पादन के लिए, नहीं। ऑप्शन डी टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी टीन उत्पादन, ऑप्शन डी कहवा उत्पादन। तो ऑप्शन सी सही है। व्याख्या देखें। मलेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। यह देश रबड़ उत्पादन एवं टीन उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह विश्व का 25% टीन का होता है। यहाँ पे अधिकांशतः टीन का उत्पादन किंटा घाटी में इपोह और ताइपिंग क्षेत्रों से होता है। इपोह जहाँ पे इपोह वायरस फैला था, यहीं से, मलेशिया से। आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देश लौह उत्पादन क्षेत्र। ए कजाकिस्तान, कारागांडा, ऑप्शन बी यूक्रेन, क्रिबोई राग, ऑप्शन सी जर्मनी, नॉर्मंडी, ऑप्शन डी फ्रांस, पेरिनीज। देखते हैं सी देश लौह खनिज उत्पादन क्षेत्र। कजाकिस्तान, कारगंडा, यूक्रेन, किरबोइराग, फ्रांस, नॉर्मंडी, फ्रांस, पेरिनीज। स्पष्ट है कि नॉर्मंडी फ्रांस का क्षेत्र है, ना कि जर्मनी का। लौह अयस्क तो जर्मनी में, ये फ्रांस का क्षेत्र है, जर्मनी का नहीं। आगे देखें।
विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? खट्टा फल कहाँ होता है, ये बात है। ऑप्शन ए मानसूनी प्रदेश, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि प्रदेश, ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय प्रदेश, ऑप्शन डी भूमध्य रेखीय। अब देखिए भूमध्य सागरीय भूमध्य रेखीय बारीक सा अंतर है। भूमध्य रेखीय अलग हो गया, भूमध्य सागरीय अलग हो गया, थोड़ा सा इधर हुए तो गच्चा खा जाएंगे। तो ऑप्शन सी सही है, भूमध्य सागरीय। व्याख्या देखें, अब भूमध्य सागर या रूम सागर के आसपास विकसित जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु कही जाती है। इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर लगभग 30 सेंटीग्रेड से लेकर 45 अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु में जीरोफाइट प्रकार के पौधे अधिक पाए जाते हैं, जबकि भूमध्य सागरीय प्रदेश रसीले फलों के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। इसके अंतर्गत संतरा, नींबू, अंगूर, जैतून, अंजीर आदि प्रमुखता से पाए जाने वाले फल हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व के बागानों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखें 40 नंबर, दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमासबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी माइका। तो ऑप्शन सी सही है। दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमासबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र मैग्नीज के उत्पादन के लिए जाना जाता है। आगे देखें मानव भूगोल एवं मानचित्रावली। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? दक्षिण पश्चिमी तट किसमें अवस्थित है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी क्षेत्र, बी कितना बारीक क्वेश्चन है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जो पढ़ेगा वही आंसर इसका दे पाएगा, तो हर महाद्वीप को पढ़ना पड़ेगा। बी दक्षिण तट, सी पूर्वी तट, डी दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित है। देखें ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। इस महाद्वीप के पूर्व तट पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नामक पर्वत स्थित है, जबकि इस महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम तट पर डार्लिंग श्रृंखला अवस्थित है, दक्षिण पश्चिम में। आगे देखें 42 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। निर्जातीय समूह और देश, यहूदी, मिस्र, टेड्डा, ईरान, बेजा, लीबिया, लूर, इजराइल। तो यहूदी कहाँ होंगे? इजराइल में होंगे। ए का 4 कहीं मिल रहा है? ए का 4 देखो 2 3 में है। ए का 4 एज्जा, टेड्डा, अब ये 3 नहीं समझ में आ रहा, देखते हैं व्याख्या देखते हैं। यहूदी, इजराइल, टेड्डा, लीबिया, बेजा, मिस्र, लूर, ईरान। ये थोड़ा सा नहीं जाना पहचाना इसलिए मुश्किल था। ये है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? देश और ये राजधानी, मोरक्को रबात सही है, ट्यूनीशिया ट्यूनिस ये भी सही है, अल्जीरिया अल्जीयर्स ये भी सही है, कोप वर्डे बमाको, बमाको किसकी राजधानी है? बमाको अफ्रीका में किसी देश की राजधानी है, कपालवा। देखें मोरक्को रबात, ट्यूनीशिया ट्यूनिस, अल्जीरिया अल्जीरियस, केप वर्डे मतलब प्राय इसकी राजधानी है। स्पष्ट है कि केप वर्डे की राजधानी प्राय, जबकि बमाको माली ये है, माली की राजधानी है। आगे देखें निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? ये भूमध्य रेखा जो पढ़ेगा, कर्क रेखा जो पढ़ेगा, विषुवत रेखा पढ़ेगा वही कर पाएगा। ऑप्शन 1 गैबन, 2 सोमालिया, 3 भूमध्य रेखीय गिनी, 4 रवांडा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो किससे नहीं गुजरती है? 3 और 4 से। 3 में भूमध्य रेखीय गिनी से नहीं गुजरती है, रवांडा से नहीं गुजरती। देखिए ऑप्शन, भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 समान भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है: इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोमे और प्रिंसिपी, गैबन, कांगो गणराज्य, जायरे, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरिबाती। अतः स्पष्ट है कि भूमध्य रेखा गिनी और रवांडा से होकर नहीं गुजरती है।
प्रजनन के प्रतिस्थापन पर स्तर तक पहुँचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर TFR क्या होनी चाहिए? ऑप्शन सी 2.1 होना चाहिए। उस समय की काल का 2021-20 का पूछा हुआ क्वेश्चन, 5 दिसंबर 2020 में पूछा गया था या 15 दिसंबर 2020 में ऐसे पेपर हुआ था। आगे देखें 46, उत्तर प्रदेश के कानपुर और नगर, उत्तर प्रदेश के ये जनसंख्या और जननायकी का वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखी नगर बने थे? ऑप्शन ए 51 से 61, ऑप्शन बी 1961 से 1971, ऑप्शन सी 1971 से 1981, ऑप्शन डी 1981 से 1991। तो ये बने थे 1971 से 1981 के बीच में। ऑप्शन ये वही दिया है। आगे देखें 47 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान है? तो दोस्तों जो संविधान के भाग पढ़ा होगा उसे पता होगा कि 9वें भाग में है। संविधान के हम जितने भाग हैं 22 भाग, वो सब नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आपको पढ़ा दिया गया है और इसकी अनुसूचियों को भी पढ़ा दिया गया है। तो जो मेन चीज़ें हमने अपनी नॉलेज कैरियर एकेडमी में पढ़ा दिया, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। 9वां भाग पंचायत, 9 क नगर पालिका, 6 राज्य, 3 मौलिक अधिकार, 4 का मूल कर्तव्य। 51, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया था? पंचायती राज की बात कर रहा है ये, तो 1992 में जोड़ा गया था। 90, 91, 92, 93 तो 92 में जोड़ा गया था। आंसर व्याख्या देखें, भारतीय संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। ये संघात्मक और संसदात्मक में अंतर है। पंचायत एवं नगर पंचायत को 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। 1992 में हुए इस संशोधन को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अथवा तृतीय तल के नाम से जाना जाता है। जहाँ पे शक्तियों का वितरण हो जाता है एक लेवल से दूसरे लेवल पे, उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अंतर्राज्यीय परिषद 263, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक अधिकरण 323 का, लोक सेवा आयोग 315। तो ये डी आंसर दिया, देखते हैं क्यों नहीं सही है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 में किया गया है, वित्त आयोग 280 में तथा प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 223 का के अंतर्गत है, जबकि अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया, ना कि केवल संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया। ये सही है, या मतलब राज्य और संघ दोनों का किया गया। आगे देखें, ऐसे क्वेश्चन बहुत मस्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य 4A में, राज 4 में, भारत का महानवादी 8 में, संघ तथा राज्य के अधीन सेवाएं 14 में। देखें, मूल कर्तव्य 4 क में, राज 4 में, राज 6 में, राज सी नहीं सही, राज 6 में, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार में समागम 13, संघ और राज्य के बीच सेवाएं 14। स्पष्ट है, केवल सी सही सुमेलित नहीं है। भारत के महानवादी का वर्णन अनुच्छेद 76 में किया गया है, जो भाग 5 के अंतर्गत आता है, 5 के अंतर्गत आता है, 6 में नहीं आता। तो ये था दोस्तों 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन। कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोशिश यही रहेगी कि जो मेन क्वेश्चन है जो बार बार आता है उसी को पढ़ाया जाए, क्योंकि टाइम की बहुत कमी है। तो आज ये 2020 का पहला वीडियो था, आज ही दूसरा तीसरा दोनों वीडियो अपलोड होगा। तो आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए, से प्यार बनाए रखें, लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें, मोटिवेशन मिलता है। तो धन्यवाद, जय हिंद।